हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल बुक नोट पे स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीजीएल प्री में आए हुए कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिनकी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज होने की वजह से अधिकतर बच्चे उन क्वेश्चन को एग्जाम में स्किप करके आए हैं। तो चलो एक एक करके इन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को खुद सोल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि जिससे आप में एक समझ डेवलप होगी और आप में जो नए क्वेश्चन या थोड़ी सी नई लैंग्वेज देखते ही आप में जो घबराहट महसूस होती है, जिसकी वजह से आप एग्जाम में इन क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, यदि आप इसको खुद ट्राई करने की कोशिश करेंगे ना, तो ये क्वेश्चन आपको भी थोड़े टाइम बाद में इजी लगने लग जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है कि ट्राइंगल एबीसी में और डी भुजा बीसी पर एक बिंदु है। ठीक है, यदि बीसी बराबर 16 सेंटीमीटर, बीडी बराबर 11 सेंटीमीटर और एडीसी बराबर कौन एडीसी बराबर है कौन बीएससी के, तो एससी की लंबाई निम्न में से किसके बराबर होगी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका नाम दे रखा हमें ए बी और सी। नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है कि डी भुजा बीसी पर एक बिंदु है। मान लिया कि डी यहां पे एक बिंदु है, इसको नाम दे दिया हमने डी। बीसी बराबर हमें कितनी दे रखी है दोस्तों, 16 सेंटीमीटर। बीसी बराबर हमें कितनी दे रखी है दोस्तों, 16 सेंटीमीटर। तो बीसी बराबर कितनी होगी, 16। और बीडी बराबर 11 सेंटीमीटर। बीडी अपनी कितनी है, 11 सेंटीमीटर। दोस्तों, ये पूरी बीसी 16 सेंटीमीटर है, उसमें से इतनी 11 सेंटीमीटर है, तो बाकी की कितनी बच जाएगी दोस्तों, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंगल एडीसी, एंगल एडीसी, तो इसको हम मिला देंगे, तो ये अपना क्या बन गया, एंगल एडीसी। एडीसी बराबर दे रखा है दोस्तों बीएसी के, इस वाले एंगल के, पूरे एंगल के क्या दे रखा हमें, इक्वल दे रखा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम इस बड़े वाले ट्राइंगल को। देखिए, एबीसी ट्राइंगल ए बी सी व ट्राइंगल ए डी सी में एंगल बराबर दिए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि हमें किसी समरूपता के इसमें यूज करेंगे, या सिमिलरिटी का हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें यूज करेंगे। इन दोनों ट्राइंगल में देखें, ए बी सी में और ए डी सी में, तो आपको ये एंगल सी दोनों में कॉमन नजर आ रहा है। ये वाला एंगल इस बड़े वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है दोस्तों, और इस छोटे वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम कि हमारा एंगल ए है, इस बड़े वाले ये वाला एंगल किसके बराबर दे रखा है, इसके बराबर। तो समरूपता हम कैसे लिखते हैं, जो जिसके बराबर दिया हुआ है उस तरह से लिखते रहते हैं। किसके बराबर दिया हुआ है, डी के। ठीक है, एंगल बी का हमें कुछ दे नहीं रखा, लेकिन एंगल सी किसके बराबर दे रखा दोस्तों, एंगल दोनों सी दोनों में क्या है, कॉमन है। तो यहां पे क्या लिख देंगे, सी सी, और बीच में क्या बच गया, बी, और इसका क्या बच गया, ये वाला एंगल, ये क्या दे रखा है, ए। तो ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी वो समरूप है दोस्तों किसके, डी ए सी के। ठीक है दोस्तों, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, एस सी अपॉन डी सी। ठीक है दोस्तों, बी सी अपॉन, इन दोनों को लेंगे तो इन दोनों को लेंगे, क्या आ जाएगा, ए सी। ठीक है दोस्तों, यदि आपको सिमिलरिटी नहीं पता है तो आप जब ऊपर वीडियो में जाएंगे तो या भाई विकास सर सर्च करेंगे, ज्योमेट्री की एक बेसिक क्लास पढ़ी है,
उसमें आप देखेंगे तो उसमें सिमिलरिटी को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। आप उस क्लास को देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस AC को मैं इस साइड में लेके चला जाऊं, इस AC को इस साइड में लेके जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, BC, और ये DC उस साइड में चला जाएगा तो इसके गुणा में चला जाएगा, क्या आ जाएगा, DC। ठीक है दोस्तों, तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, BC की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों, 16 सेंटीमीटर, और DC दोस्तों अपने पास कितनी है, DC अपने पास कितनी है दोस्तों, 5 है, तो बराबर क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर बराबर दोस्तों क्या आ जाएगा, 16 को 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 80। अब AC का मान निकालेंगे तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, तो AC बराबर क्या आ जाएगा, इसको क्या ले सकता हूं मैं अंदर, 16 गुणा 5, 16 को बाहर निकालूंगा तो क्या आ जाएगा 4, और अंदर क्या बचेगा दोस्तों, √5, और ये अपना आंसर C करेक्ट है। तो हमने क्या किया कि बड़े वाले ट्रायंगल और छोटे वाले ट्रायंगल में क्या लगा दी, सिमिलरिटी लगा दी। ठीक है दोस्तों, या फिर आपको जैसे ये हमेशा दिखे ना, ऐसा वाला डायग्राम दिखे कि ये वाला एंगल ट्रायंगल के इस एंगल के बराबर है, तो दोस्तों ये वाली भुजा होती है इसके सामने वाली, इसका स्क्वायर है ना वो बराबर होता है किसके, इस बड़ी वाली भुजा BC गुणा बराबर होता है किसके, इसके जो लगी हुई भुजा होती है ना इस लाइन के और इस एंगल के, उस भुजा के बराबर। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि AC स्क्वायर वो बराबर होती है सामने वाली भुजा और इसके जो पास में भुजा लगे होते हैं उनके गुणनफल के बराबर। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करने की ट्राई कीजिए। दोस्तों इसमें क्या दे रखा है कि इन ए 1500 मीटर रेस में x बीट्स y बाई 100 मीटर एंड x बीट्स z y 240 मीटर, बाय व्हाट डिस्टेंस डज y बीट z इन द सेम रेस। मतलब 3 जने हैं x y और z, वो एक रेस में दौड़ रहे हैं। ठीक है, इसमें पहले कह रखा है कि x है ना जब फिनिशिंग लाइन तक पहुंचता है ना तो y उससे कितना पीछे रह जाता है, 100 मीटर रह जाता है। उसमें बाद में ये बोल रहा है कि जब x है ना फिनिशिंग लाइन तक पहुंचा तब z उससे कितना पीछे है, 240 मीटर है। ठीक है, उसी रेस में अब ये पूछ रहा है y जब फिनिशिंग लाइन तक पहुंचेगा तब z उससे कितना पीछे रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि रेस में क्या होता है दोस्तों, किस टाइम है ना वो कांस्टेंट रहता है, तो डिस्टेंस होती है ना वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाती है, स्पीड की हो जाती है। यदि मैं टाइम बराबर लिखूं तो दोस्तों क्या लिखता हूं, स्पीड बराबर लिखूं दोस्तों तो क्या लिखता हूं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब यदि मेरा टाइम फिक्स रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, क्योंकि सभी के लिए सेम है, तो मेरी स्पीड हो जाती है वो किसकी हो जाती है, प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल हो जाती है। ठीक है, जो उसकी स्पीड का रेशियो होगा वही दोस्तों क्या होगा, उसकी डिस्टेंस का रेशियो होगा। अब इस क्वेश्चन में दोस्तों क्या दे रखा है कि x y इधर लिखते हैं, x y कितने मीटर से, 100 मीटर से आता है, तो x जब 1500 मीटर पूरा दौड़ लेता है तब तक ये y कितना दौड़ता है दोस्तों, 1400 मीटर, इससे 100 मीटर कम दौड़ता है। ठीक है, 100 मीटर पीछे रह जाता है, मतलब ये जब तक 500 पहुंचेगा दोस्तों ये कहाँ पहुंचेगा, 1400 मीटर तक ही पहुंचेगा। ठीक है, दूसरा हमें दे रखा है कि x और z में हमें रिलेशन दे रहा है कि x जब कंप्लीट करता है मतलब 1500 मीटर चलता है तब ये इससे किसने 240 मीटर कम पीछे रह जाता है। 240 मीटर पीछे रहने का मतलब कितना होगा, 1500 में से 240 माइनस करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 1260। ठीक है दोस्तों, अब यहां से देखें 1 0 से 1 0 कट कर दें और इधर भी 1 0 से 1 0 कट कर दें। ठीक है, अब इन तीनों का रेशियो लिख दें, x रेशियो y रेशियो z। ठीक है दोस्तों, दोनों को मिला के एक रेशियो लिख दें, तो x यहाँ पे कितना है 150, यहाँ पर भी कितना है 150, तो y भी कितना आ जाएगा दोस्तों 140, और z भी दोस्तों कितना आ जाएगा 126, क्योंकि ये भी 150 के रेशियो में है और ये भी 150 के रेशियो में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इस रेशियो में आ जाएंगे। तो x रेशियो y रेशियो z दोस्तों कितना आ गया
150, 140 और 126। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमें पूछ किस में रखा है, y और z को कितनी दूरी से हराएगा, तो हमें किस में देखना है अब, y और z में देखना है। ठीक है दोस्तों, अब देखें हम, तो ये डिस्टेंस ये इसको कब हरा पाएगा, जब ये फिनिशिंग लाइन तक पहुंच जाएगा। और फिनिशिंग लाइन कितनी दूर है, 1500 मीटर की फिनिशिंग लाइन है, कितना दौड़ना पड़ेगा उसको, 1500 मीटर। तो हमको इसको क्या बनाना पड़ेगा, इस 140 को किसके बराबर करना पड़ेगा, 1500, तभी ये फिनिशिंग लाइन तक पहुंचेगा दोस्तों। जब 140 को यदि 1500 के बराबर बनाएंगे तभी तो फिनिशिंग लाइन तक पहुंचेगा। तो एक का मान दोस्तों यहां से कितना आ जाएगा, 1500 अपॉन 140। ठीक है, जब ये y 1500 मीटर पहुंचेगा, ठीक है, तब ये 140 का रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 1500 के। तो 126 का अपने को वो मान निकाल, एक की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1500 अपॉन 140, तो 126 का मान निकालेंगे दोस्तों, ऊपर देखते हैं। तो 126 का मान दोस्तों कितना आ जाएगा, दोनों तरफ 126 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोस्तों क्या आएगा, 1500 अपॉन 140 मल्टीप्लाई 126। ठीक है दोस्तों, अब इधर देखें, 10 से 10 कट हो जाएगा, और इसको 7 से कट करेंगे कितना, 2, इसको 7 से कट करेंगे कितना, एक बार 5 56, 8 को 7 से 56 56, हाँ 18, और 2 को वापस कट कर दें कितना आगा, 9। ऊपर क्या बच गया दोस्तों, 150 मल्टीप्लाई 9, जो बराबर होता है दोस्तों किसके, 0। 9 को 5 से करेंगे 45, 4 और 9 4 13, 1350। ठीक है दोस्तों, तो इसका मान कितना आ गया, 1350। कहने का मतलब जब ये 1500 चलता है, y 1500 चलता है, तब z कितना चलता है, 1350। y जब फिनिशिंग लाइन तक दोस्तों पहुंच जाता है तो कितने मीटर चलेगा, 1500 मीटर, और तब तक उतने ही टाइम में z कहां तक पहुंचेगा, ओनली 1350 मीटर तक ही चल पाएगा। तो ये कितना पीछे रह गया फिनिशिंग लाइन से, टोटल थी 1500, उसमें से 1350 अब तक चल चुका है, तो दोस्तों कितना बच गया, 150। ठीक है, और ये पूछ रहा कि वाई जेड को कितनी दूरी से हराएगा, तो कितना होगा दोस्तों, 150। ठीक है, इसमें क्या दे रखा था दोस्तों, एक्स और वाई में डिस्टेंस का दे रखा था कि 1500 मीटर और एक 1400 मीटर पहुंचता है। हमने इसका रेशियो निकाल लिया, फिर एक्स और जेड का रेशियो निकाल लिया, तीनों को एक रेशियो में लिख दिया। फिर हमने क्या करा, जो ये रेशियो की डिस्टेंस थी इसको हमें कितनी करनी पड़ रही, 1500 मीटर, तभी तो ये क्या करेगा, फिनिशिंग लाइन तक पहुंचेगा। यदि 140 का मान यदि 1500 करते हैं तो एक की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1500 अपन 140, और इसके कितना दे रखा, 126 चला है, तो 126 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, कितना आ जाए 1350। तो जेड जब वाई फिनिशिंग लाइन क्रॉस कर रहा है तब जेड कहाँ पहुंच रहा है, 1350 मीटर तक पहुंच रहा है, और 1500 में से 1350 माइनस करेंगे दोस्तों, तो कितना पीछे रहेगा दोस्तों, वो कितना रहेगा 150, और बी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। क्वेश्चन देखने में बहुत ही बड़ा लग रहा है लेकिन है सिंपल सा काम। तो एग्जाम में जब भी कोई बड़ा क्वेश्चन देखे तो इसको देख के घबराए ना, एक बार उस क्वेश्चन को शांति से पढ़े, एक लंबी सांस लें, उसके बाद उस क्वेश्चन को आराम से पढ़ें। ठीक है, और अर्थमेटिक का तो सबसे बड़ा आसान काम है कि आप एक एक लाइन पढ़ते जाएं, रिक्वेशन बनाते जाएं, तो आप डायरेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब सारी चीज़ों को आप शॉर्टकट से करना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है दोस्तों। एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको हमें बेसिक मेथड से ही करना, वहाँ पे हमारे लिए क्या रहता है, सही रहता है, वरना हम उस पर टाइम भी वेस्ट कर देते हैं और वो शॉर्टकट लगते नहीं है वहाँ पे। तो हमें मैथ को यदि समझना और सीखना है तो हमें बेसिक मेथड को अपने अंदर मतलब सीखना पड़ेगा। हमें शॉर्टकट मेथड भी आने चाहिए क्योंकि वो हमारा टाइम सेव करते हैं इन क्वेश्चन के लिए, लेकिन हमें बेसिक मेथड भी हर क्वेश्चन का आना चाहिए, जिससे हम कोई भी चीज़ एग्जाम में भूल भी जाएं, यदि हमारे माइंड में कोई चीज़ नहीं रह पा रही है तो हम उस चीज़ को बेसिक मेथड से कर पाए। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राघव के अनुसार उसका वजन 64 केजी से ज़्यादा है लेकिन 74 केजी से क्या है दोस्तों, कम है। उसकी बहन कहती है कि राघव की बात से मैं सहमत नहीं हूँ, और वह सोचती है कि उसका वजन 60 केजी से ज़्यादा लेकिन 69 केजी से कम है।
उसके माँ का मानना है कि उसका वजन 68 केजी से ज़्यादा नहीं है, उसके पिता का मानना है कि उसका वजन 67 केजी से ज़्यादा नहीं है। यदि वे सभी अपने अनुमान में सही है तो राघव के मापे गए विभिन्न संभावित वजनों का औसत मान क्या होगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को करने के ट्राई करें। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या दे रखा है कि राघव अपने बारे में कहता है कि मेरा वजन है ना, कि मेरा वजन 64 केजी से तो ज़्यादा है, मतलब 64 से तो ज़्यादा है। ठीक है, वेट लिख लेते हैं यहाँ पे, 64 से ज़्यादा है और 74 केजी से क्या है, कम है। ठीक है दोस्तों, राघव के अनुसार उसका वेट 64 केजी से ज़्यादा है और 74 केजी से क्या है दोस्तों, कम है। तो क्या क्या मान हो सकते हैं, एक बार इसके पॉसिबल मान क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों। 64 से बड़ा कितना होता है, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, क्योंकि 74 से कम होना चाहिए। तो इसके राघव के अनुसार उसका वेट ये हो सकता है, 65 से लेकर 73 तक हो सकता है। लेकिन उसकी बहन बाद में क्या कहती है कि उसका वजन 60 केजी से ज़्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन 69 केजी से कम है। 60 केजी से ज़्यादा है दोस्तों, लेकिन 69 केजी से कम है। तो उसकी सिस्टर क्या कहती है दोस्तों, सिस्टर ये कहती है कि उसका वजन किसे 60 केजी से अधिक है और 69 केजी से कम है। तो देखिए पॉसिबल वैल्यू दोस्तों क्या हो सकती हैं, 61, 62, 63, 64, 65, 66 और 67 और 68। ठीक है दोस्तों, ये इसकी क्या बहन के अनुसार उसका वेट की पॉसिबल वैल्यूज दोस्तों क्या आ रही है, ये आ रहे हैं। अब उसकी माँ कहती है कि उसका वजन है ना 68 केजी से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्या 68 केजी से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो माँ के अनुसार उसका वेट क्या हो सकता है, जो भी वैल्यू होगी 68 केजी से क्या होगी, कम होगी। और उसके पिता के अनुसार क्या है, उसका वजन 67 केजी से ज़्यादा नहीं हो सकता, और फादर के अनुसार कितना 60 से ज़्यादा नहीं हो, 67 से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्योंकि बराबर आएंगे कि ज़्यादा नहीं हो सकता उससे, मतलब 68 हो सकता है और 67 भी हो सकता है। तो इन सभी को देखें तो ये चार तो होंगे ही नहीं शामिल। इसमें देखेंगे 65 से बता रहा है, तो 65 तक की वैल्यू तो इसमें ये वाली वैल्यू तो क्या हो ही नहीं सकती, तो ये तो कट हो गई। ठीक है, और 68 इसकी बहन के अनुसार इसका 68 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो ये आगे वाली वैल्यू भी कट हो गई। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि सभी को समराइज करने के बाद में, सारे के स्टेटमेंट मिलाने के बाद में उसकी जो 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 वैल्यू हो सकते हैं उनका एवरेज हमें देखना है। तो इसकी बहन के अनुसार 68 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो हमने 68 से ज़्यादा वाली हटा दी, और 65 से इसके खुद के अनुसार 65 से कम नहीं है, तो उनको हमने हटा दिया। उसकी माँ कहती है 68 से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा नहीं हो सकती, तो ये मान क्या है 68 से कम ही है सारे। लेकिन इसके पिताजी कहता है कि 67 से के बराबर है या उससे कम है, तो हम 68 को भी हटा देंगे, ये भी नहीं ले सकते। तो राघव की एज दोस्तों क्या बच गई, सारा काटने पीटने के बाद में कितना बचा है दोस्तों, एक तो 65 बचा है, 66 बचा है और 67 बचा है। तीनों को ऐड कर लेंगे, 65 प्लस 66 प्लस दोस्तों 67। ठीक है, तीन वैल्यू है, एवरेज कैसे निकालते हैं, तीनों संख्या का सम कर देते हैं और जितने नंबर ऑफ डिजिट है उसका डिवाइड कर देते हैं। तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 7 है 6 13 5 कितना हो गया 18, 1 6 6 12 12 6 18 1 19 डिवाइडेड बाई 3, डिवाइड करेंगे कितना आएगा 36 18 1 19 और 36 18 66। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन एक एग्जाम में इस क्वेश्चन को हम देखें तो हम स्किप मार देते हैं, लेकिन यदि हमारे पास यदि टाइम बचे तो उस क्वेश्चन को हम आराम से पढ़ें। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितना मिनट लगती, 1 मिनट या 1.5 मिनट में आप इस 1.5 मिनट मान लो कि 1.5 मिनट में आप इस क्वेश्चन को कर देते हैं। ठीक है दोस्तों,
अब क्योंकि हमने तो इतना समझने के लिए लिखा वरना आप इन्हीं के हिसाब से लिख लेते कि 69 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 68 से 67, तो फाइनल 67 से कम होगा और 65 से ज़्यादा होगा, तो आपके पास 3 डिजिट दिमाग में आती, उनको सम करके 3 से डिवाइड कर देते। ठीक है, समझाने के लिए अपने को इतना लिखना पड़ रहा है, वरना तो इसका 2 लाइन में क्या आ जाता दोस्तों, आंसर आ जाता। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, इसको एक बार करने की कोशिश करें। दोस्तों क्या दे रखा है, एक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में शामिल कुल लोगों में से 85% ने चुनाव के दौरान अपने मत डाले। डाले गए मतों में से 10% अवैध घोषित कर दिए गए। यदि मतदाता सूची में इतने टोटल वोट थे, उसमें से वैध मत इतने थे, तो धर्म को वैध मतों के इतना मिला है, तो धर्म को वैध मतों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए। कहने का मतलब ये है कि अपने पास यदि 100% वोट थे, कितने वोट थे दोस्तों, 100% वोट थे, उनमें से 85% लोगों ने चुनाव के दौरान अपने मत डाले। मतलब 85%, 15% ऐसे लोग थे जिन्होंने वोट नहीं डाले, और 85% ने दोस्तों क्या डाले थे, वोट डाले थे। ठीक है, अब इस 85 में से डाले गए मतों में से 10% अवैध घोषित हो गया। अब 85 है, उसका भी 10% दोस्तों क्या हो गया, अवैध घोषित हो गया। ठीक है, 10% क्या हो गया दोस्तों, अवैध घोषित हो गया, तो बच गया कितना, 90। ठीक है, 10% अवैध घोषित हो गए तो दोस्तों बच गया कितना, 90। तो 85 का 10% दोस्तों कितना होता है, 8.5। ठीक है दोस्तों, 85 का यदि आप 10% दोस्तों निकालेंगे कितना हो जाएगा, 10/100। एक जीरो से एक जीरो कट हो जाएगा, और एक जीरो नीचे बच गया तो क्या लिख देंगे, 8.5। अब यदि 85 में से 8.5 दोस्तों हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, क्या आ जाएगा दोस्तों, 85 - 8 कितना होगा, 76.5। ठीक है दोस्तों, कितना आ जाए, 76.5। तो दोस्तों इस 90% की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी, 76.5% लोगों ने क्या डाला है, वोट डाला है। तो दोस्तों हमने क्या किया, 100% में से 85% ने दोस्तों क्या डाले थे, वोट डाले थे। उसमें से क्या हो गया, 10% अवैध घोषित हो गए, तो बच गए कितने, 90%। तो हम यह 10% निकाल के उसको माइनस कर देंगे तो इस 90% की वैल्यू भी आ जाएगी, तो वो कितनी है दोस्तों, 76.5% आ गई। ठीक है दोस्तों, अब देखें, यदि मतदाता सूची में 3 लाख लोग थे, शामिल थे, मतलब इस 100% की वैल्यू दोस्तों कितनी थी, 3 लाख थी, 3 लाख, तो 1% की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी, 2 जीरो कट हो जाएंगे, कितना आ जाएगा, 3000। तो दोस्तों 1% की वैल्यू कितनी है, 3000। तो वैध मत टोटल हमारे पास कितने हैं दोस्तों, 76.5% हैं। तो यदि 1% की वैल्यू हमारे पास है 3000, तो 76.5% की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी, 3000 से गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्या आ जाएगी अपने पास, वैलिड वोट, जो हमने वोट डाले थे उसमें से अवैध वोटों को हटा दिए, उसके बाद में जो हमारे पास टोटल वोट बचे हैं दोस्तों वो कितने, 76.5 × 3000, इतने वोट बचे हैं। और धर्म ने 1,37,700 वैध मत प्राप्त किए हैं। तो बताइए ये वैध मतों का कितना प्रतिशत, कहने का मतलब जो ये डिजिट है, जो ये वैध मत है जो धर्म को मिले हैं, वो टोटल जो वैलिड वोट हैं उनका कितना प्रतिशत है। प्रतिशत दोस्तों हम कैसे निकालते हैं, 1,37,700 डिवाइड बाई, क्या करते हैं, जो टोटल वैलिड वोट है कितने हैं, 76.5 मल्टीप्लाई 3000, और यदि परसेंटेज निकाला तो हम क्या कर देंगे, 100% से गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों,
इस 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट कर देंगे, ये पॉइंट को हटाएंगे तो 1 जीरो ऊपर क्या हो और चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ऊपर देखें, ये 3 से कट हो रहा है तो इसको कट कर दें, कितना आ जाएगा, 4 × 12, 1 13, 5 × 15 और 9 × 27, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 4 5 9। अब 7 6 5 कितना, 6 5 11 7 18, तो 9 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, क्या आ जाएगा, इसको 9 से डिवाइड करेंगे कितना है, 9 5 45 और 51, इसको कट करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 9 8 72, 4 76 और 9 5 45। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए, ये 17 से डिवाइड हो रहा है, कितनी आ जाएगा 3, और ये भी 17 से डिवाइड हो रहा है, कितना आ गया 5, और अपने पास कितना बच गया, 1 जीरो ये बच गया और 1 जीरो ये बच रहा है, तो क्या आ गया ऊपर 300 अपॉन कितना आ गया दोस्तों 5%। ठीक है दोस्तों, और 30 में 5 का भाग देंगे दोस्तों कितना आएगा 6, तो 60%। तो ए को जो धर्म था, धर्म को वैलिड वोटों के कितने परसेंटेज वोट मिले हैं दोस्तों, 60% वोट मिले हैं। दोस्तों हमने क्या किया, हमारे पास 100% वोट थे, उसमें से 85% वोट क्या था जो डाले गए थे, उसमें से क्या 10% अवैध घोषित हो, उनको हटा देंगे, जो कि जिसका मान कितना आ रहा है 8.5% आ रहा है, उसको हटा देंगे तो अपने पास कितना बच जाएगा 76.5। यदि 1% की वैल्यू हमारे पास दोस्तों 3 लाख है, तो 100% की, तो 1% की कितनी आ जाएगी दोस्तों 3000। अब हमें किसका मान चाहिए 76.5% का, जो हमारे क्या है, ये क्या है हमारे वैलिड पॉइंट है। ठीक है, वेद मत है हमारे पास, क्या है वेद मत है, वो कितना है 76.5%। तो 1% की वैल्यू 3000 है, तो 76.5% की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी, इतनी। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करें क्योंकि ये आपस में आगे जाके कट हो जाएंगे, तो हम ऐसा कैसा रख लेंगे, ताकि पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर वापस कट करेंगे, इससे अच्छा इसको इसी फॉर्म में रख लेते हैं। आगे क्या दे रखा है, धर्म ने 1,37,700 वेद मत प्राप्त किए, और ये कहता है कि वेद मतों का ही इसने कितना प्रतिशत प्राप्त किया, तो ये वेद मत लिख दिए, और उसके नीचे हम क्या लिख दिए, टोटल इसके जो धर्म को वेद मत प्राप्त हुए अपॉन जो टोटल वैलिड वोट थे, उसके सापेक्ष हमें इसका परसेंटेज निकालना था। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या किया, धर्म वेद मत जो कितने 1,37,700, और हमारे पास टोटल वैलिड वोट कितने हैं 76.5 इंटू 3000, सबको सोल्व करेंगे तो हमारे पास दोस्तों कितने आ जाएंगे 60%, और ये ऑप्शन ये हमारा क्या है दोस्तों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन को लगभग बच्चों ने इसको स्किप करके आए एग्जाम में। और सबसे बेसिक, जब भी टाइम एंड वर्क यदि किसी को ज़्यादा भी नहीं आता ना, तो उसको एक फॉर्मूला जरूर आता है, यदि जिसने अच्छे से नहीं पढ़ रखा उसको एक फॉर्मूला जरूर आता है, और उसी पे बेस्ट क्वेश्चन होते हुए भी एग्जाम में इस क्वेश्चन को क्या करके आए, स्किप करके आए बच्चे। तो जब भी आपको एग्जाम में कोई भी नया क्वेश्चन दिखे दोस्तों, तो घबराओ मत, आप उसको आराम से एक बार पढ़ो कि उसमें दे क्या रखा, फिर उसे समझने की कोशिश करो। सिंपल सा क्वेश्चन, आप जो भी ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन दिखता है ना, वो उतना ही क्या होता है दोस्तों सिंपल होता है। अब इसमें क्या देखे एक, अब इसमें क्या करा, व्यक्तियों की जगह n+18 ले लिया, क्या कर दिया उसने n+18 ले दिया, और ये देख के बच्चों ने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, n+18 व्यक्ति जिसमें से प्रत्येक हर दिन 7.5 घंटे कार्य कर रहा है, 20 दिन में 48% कार्य पूरा कर सकता है। ठीक है, फिर n+12 व्यक्ति शेष कार्य को किसको कर रहे हैं, शेष कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि उनमें से प्रत्येक हर दिन 6.5 घंटा कार्य करता है, तो n का मान बताइए। तो दोस्तों हम क्या लिखते हैं, मेंबर गुणा डेज हावर इनटू वर्क बराबर m2 गुणा d2 गुणा h2 बराबर w2। ये फॉर्मूला दोस्तों सभी को पता होगा, आप सभी को। इसमें क्या दे रखा है, n+18 व्यक्ति है, तो हम क्या लिख देंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे, n+18 मल्टीप्लाई कितने दिन में, 20 दिन में,
और कितने घंटे काम कर रहा है? 7.5 घंटे। और काम दोस्तों कितना कर रहा है? 20 दिन में कितना कर रहा है? 48% काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है दोस्तों? 48%। ये बराबर हो जाएगा किसके? जो n+12 व्यक्ति काम करेंगे 30 दिन में, कितने आवर्स? 6.5 घंटे या 6.5 आवर्स काम करेंगे। और क्या कर रहे हैं? शेष कार्य। शेष कार्य पूरा काम यदि हमारे 100% था तो उसमें से 48 तो इन लोगों ने कर लिया, तो बच गया कितना हमारे पास? 52%। टोटल काम कितना होता है दोस्तों? 100% होता है, उसमें से 48% पहले काम हो चुका है, तो ये बाकी बचे हुए दोस्तों कितना काम करेंगे? 52%। अब इसमें देखें, इसको कट कर दें, 4 से कट करें कितना आएगा? 12। इसको कट करेंगे 4 से, 26, 13। ठीक है दोस्तों, पॉइंट से पॉइंट को हटा देंगे और इस 13 को 65 में डिवाइड करें, कितना आएगा? 5। इस 5 से इसको डिवाइड करूंगा 75 को, कितना आएगा? 15। एक जीरो से एक जीरो कट हो गया, ये 2 भी इससे कितना कितना कट हो जाएगा? 6। ठीक है दोस्तों, ये 6 उस साइड चला जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा? 18। n+12 गुणा 18, और इधर क्या बच जाएगा दोस्तों? n+18 गुणा 15। ठीक है, वापस हमें इसे 3 से कट कर सकते हैं दोस्तों, कितना आएगा? 6, और इधर कितना आ जाएगा? 5। 15 भी, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, कितना? 5। और 18 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना? 6। अब इसको खोल देंगे तो कितना आ जाएगा? 5n, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, और 18 पंजो कितना होता है दोस्तों? 90। 6 को अंदर लेके आएंगे, क्या आ जाएगा? 6n प्लस 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा? 72। इस 5n को उस साइड में लेके जाऊंगा दोस्तों, हमारे पास क्या बच जाएगा? एक n बच जाएगा। और 90 में से 72 माइनस करेंगे दोस्तों, कितना बच जाएगा? 18। तो हमें क्या पूछा गया था दोस्तों? n की वैल्यू पूछी गई थी, और n की वैल्यू हमें कितनी आ रही है? 18। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। तो एक सबसे सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, कुछ भी नहीं करना था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, आपस में कट करने थे, और कुछ भी नहीं था। फिर भी 98% स्टूडेंट है ना इस क्वेश्चन को स्किप करके आए। बस इस n+18 को देखकर। तो एग्जाम में क्वेश्चन को आराम से पढ़ें, फिर उस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको यदि क्लास पसंद आई दोस्तों तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और यदि आपको कोई भी इसमें डाउट रहा हो तो उसका कमेंट कर दीजिए, ताकि हम उस क्लास को नेक्स्ट क्लास में उस कमेंट को देख सकें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं।